मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया था। पहली क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया था। बेसिक कंसेप्ट ऑफ इनकम टैक्स। आज हमारी दूसरी क्लास है, तो हम इसको नाम देंगे टैक्स रेट। क्लास नंबर 1। ओवरऑल तो दूसरी क्लास है, लेकिन हम टॉपिक वाइज क्लास का नाम देंगे। टैक्स रेट की पहली क्लास है। लास्ट क्लास में हमने बेसिक कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया था। आप एक बार देखना चाहो तो देख सकते हो। ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी, लेकिन एक चीज़ है जो मैं चाहूँगा आपको थोड़ा और करवाना। शुरुआत शुरुआत में आधे घंटे हम उस कंसेप्ट पर डिस्कशन करेंगे जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट के साथ ही होना चाहिए था वैसे तो। और उसके बाद हम शुरू करेंगे टैक्स रेट। टैक्स रेट में हमने बेसिक कंसेप्ट में हमने लास्ट क्लास में देखिए क्या किया था। रियल इनकम जो हम अर्न करते हैं, रिवाइज करके आए नहीं आए? रिवाइज करके आए ना। रियल इनकम जो हम अर्न करते हैं, टैक्सेबल इनकम जिस पर हम टैक्स पे करते हैं। पर्सन तो कोई भी हो सकता है, जो भी अर्न कर सके वो पर्सन है, चाहे वो अर्न करता हो या ना करता हो। अर्न करने की कैपेसिटी है तो वो पर्सन है। लेकिन हमने एसएससी नाम दिया था टैक्स पेयर को। वैसे एसएससी की परिभाषा हम देखेंगे डिटेल में भी, आगे कभी देखेंगे एसएससी का मतलब। लेकिन फिलहाल के लिए हम एसएससी का मतलब ले रहे हैं टैक्स पेयर। यानी हमारे क्वेश्चन में जो हीरो है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी हो या पार्टनरशिप फॉर्म हो, हम उसको एसएससी बोलेंगे। प्रीवियस ईयर की इनकम में जो इनकम हम अर्न करते हैं प्रीवियस ईयर की, उस पर हम असेसमेंट ईयर में टैक्स देते हैं। करेक्ट है। असेसमेंट ईयर में एक ड्यू डेट होता है, उस ड्यू डेट पर हमको टैक्स पे करना होता है, ड्यू डेट के अंदर अंदर। और फिर आईटीआर फाइल करना होता है। फिर हमने थोड़ी बहुत और चीज़ें समझी थी, टीडीएस, एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स। समझा क्या था जी? थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया था। सब तो डिटेल में पूरा एक टॉपिक है। हर शब्द जो हम डिस्कस कर रहे हैं अपने आप में एक टॉपिक है। जैसे टीडीएस पूरा एक टॉपिक है, एडवांस टैक्स पूरा एक टॉपिक है, तो करेंगे हम उसे। ठीक है। तो सर आपको क्या डिस्कशन करना है वो मैं बताने जा रहा हूं। देखिए यहां आइए, पहले इसको देखिए। इसे भी हमने डिस्कस किया था कि एसएससी एसएससी की टैक्स लायबिलिटी निकालने से पहले, एसएससी की टैक्स लायबिलिटी हमें निकालनी है, हमारा तो वही ऑब्जेक्ट है। तो एसएससी की टैक्स लायबिलिटी निकालने से पहले हमें क्या करना चाहिए? एक फ्लो चार्ट अगर हम डिस्कस करना चाहें, पूरा का पूरा एक फ्लो, तो फ्लो चार्ट में हमें देखना होता है एसएससी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, हमने एसएससी तो उसे कह दिया, अब इसकी इनकम निकालनी है, टैक्सेबल इनकम निकालनी है, इसका टैक्स निकालना है। लेकिन टैक्सेबल इनकम और टैक्स निकालने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि एसएससी हमारे देश के लिए रेसिडेंट है या हमारे देश का नॉन रेजिडेंट। इसका मतलब हमारे देश के लिए वो नॉन रेजिडेंट है, एनआर। हमारे देश के लिए वो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट यानी एनआर। अच्छा, एक शब्द आपने अपने जीवन में सुना होगा, एनआरआई। उसे आप इस जगह पर मिक्स मत कीजिएगा। एनआरआई एक अलग शब्द है और एनआर एक अलग शब्द है। अगर आप इसमें फर्क जानना चाहते हो तो अभी मैं फिलहाल के लिए ये बोल सकता हूं कि जितने भी एनआरआई हैं वो एनआर हैं। लेकिन जितने भी एनआर होते हैं वो सभी एनआरआई नहीं होते।
इसके पीछे जो रीजन है, क्या मतलब हुआ दोनों का, क्या समझ, वो हम नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट जब हम सीखेंगे तो रेजिडेंशियल स्टेटस में इसे डिस्कस करूंगा मैं, है नॉन रेजिडेंट इंडियन, एग्जैक्टली नॉन रेजिडेंट इंडियन एनआरआई बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो अभी हम डिस्कशन में नहीं जा रहे। नॉन रेजिडेंट हमारे लिए रेलिवेंट क्या है, नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट। फिर एनआरआई है वो नहीं एनआरआई है, उससे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आप इस शब्द को भूल जाइए, कंफ्यूज हो जाएंगे, और सिर्फ ये समझिए कि किसी भी एसएससी यानी टैक्स पेयर की टैक्स लायबिलिटी निकालने से पहले हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्स रेट में कुछ फर्क रखा गया है, कुछ जगह पर नॉन रेजिडेंट के डिडक्शंस में कुछ फर्क रखा गया है, कुछ जगह पर डिडक्शंस। नॉन रेजिडेंट के और भी कुछ प्रोविजंस हैं जो रेजिडेंट से अलग है। तो ये जरूर जान लेना पड़ेगा हमें पहले कि जिस व्यक्ति की इनकम और टैक्स लायबिलिटी हम निकाल रहे हैं वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। ठीक है, कैसे पता चलेगा सर, सही क्वेश्चन है आपका, कैसे पता चलेगा? इसके लिए पूरा एक चैप्टर है। अगर मैं आपको पूरा चैप्टर एक दिखाऊं यहाँ पर, आपके इंडेक्स में अगर हम आते हैं, इंडेक्स में अगर हम इंडेक्स में आते हैं, आपका जो इंडेक्स है, इंडेक्स बहुत सारा खुल गया है, हाँ, तो इंडेक्स में देखिए ये 7वें नंबर पे जो चैप्टर है, ये 7वें नंबर का जो चैप्टर है वो क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस। तो हम सीखेंगे, एप्रोप्रिएट टाइम पर हम सीखेंगे। फिलहाल क्यों डिस्कशन जरूरी है, क्योंकि जब हम टैक्स रेट पढ़ेंगे, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें नॉन रेजिडेंट अगर कोई है तो फर्क पड़ जाएगा। इसलिए एक चर्चा, एक डिस्कशन मैंने कर दिया कि ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन जिसका आप कर रहे हो वो हमारे देश का रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट। चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट, जैसे मान लो एक व्यक्ति है, पर्सन, हम फ्लो चार्ट डिस्कस कर रहे थे। मान लो कि एक व्यक्ति है, पर्सन है, अब कोई पर्टिकुलर हमने प्रीवियस ईयर उठा लिया, जिस ईयर की इनकम है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। कोई भी प्रीवियस ईयर आप उठा लिया, जैसे मैंने मान लो प्रीवियस ईयर उठा लिया 2022 और 2023। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बात कर रहे हैं 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, इस पीरियड की बात कर रहे हैं। इस पीरियड में इस व्यक्ति ने बहुत सारे रिसीट प्राप्त की। ये एरो का मतलब है उसके पास पैसे आ रहे हैं, बहुत जगहों से, अलग अलग जगहों से उसके पास पैसे आ रहे हैं। रिसीट का मतलब हुआ कि अलग अलग जगहों से उसके पास पैसे आ रहे हैं, कई जगहों से उसके पास पैसे आ रहे हैं। अब हमारी बात ये यहाँ पर डिस्कशन हमें करनी कि जितने भी रिसीट आ रहे हैं, जितने भी, क्या वो सभी रिसीट हमारे लिए इनकम कंसीडर्ड किया जाएगा? क्या वो सभी रिसीट हमारे लिए, जो भी रिसीट वो अर्न कर रहा है पूरे साल में, जो पूरे साल में उसने प्राप्त किया, अर्न कर रहा है नहीं बोलेंगे, पूरे साल में जो उसने प्राप्त किए, क्या वो पूरा का पूरा हमारे लिए इनकम है? हमारे पास इनकम की एक परिभाषा है, हमारे पास इनकम की परिभाषा है सेक्शन 224 में। बहुत लंबी लिस्ट है, आपको दिखाऊंगा मैं जरूरत पड़ने पर, आपके बुक में है, लेकिन बुक को आप मेरे कहे बगैर यूज मत कीजिए। सिर्फ ये सेक्शन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक सेक्शन है 224, कई जगह यूज करेंगे हम 224। 224 इनकम को डिफाइन करता है, और इनकम टैक्स हम पढ़ रहे हैं। अगर आपकी ये रिसीट, हम फिलहाल इसको नाम क्या देंगे, हम नाम देंगे रिसीट का। तो आपकी जो रिसीट्स हैं बहुत सारी, सपोज ये रिसीट्स हमारे इनकम के डेफिनेशन में नहीं आ रहा, हमारे इनकम के डेफिनेशन में नहीं आ रहा है, तो फिर इसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। मान लेते हैं कि एक ये रिसीट ऐसी है
ये एक ऐसी रिसीट है, रिसीट तो है यानी कि पैसा आया है, लेकिन हमारे इनकम टैक्स एक्ट में जो सेक्शन 224 है उसके डेफिनेशन में ये रिसीट इनकम नहीं है। अगर ऐसा है तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सर इसे हम क्या बोलें, क्या इसे हम एग्जम्प्टेड इनकम बोलें? नहीं नहीं नहीं, एग्जम्प्टेड इनकम मत बोलिए, आप ऐसा बोलिए कि ये इनकम नहीं है, ये इनकम के कवरेज में नहीं आया, इनकम की परिभाषा के कवरेज में नहीं आया, इनकम के डेफिनेशन में नहीं आया, इसलिए इसके ऊपर टैक्स नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सपोज कर लीजिए कि बाकी सब इनकम की परिभाषा में आ गया है। अब आगे की कार्रवाई करें, मैं फ्लो चार्ट डिस्कस कर रहा हूं, उसके बाद हम टैक्स रेट शुरू करेंगे। ये थोड़ा सा रह गया था बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये कुछ 1 2 3 4 5 6 कुछ 6 पॉइंट्स ये वही वाले 6 पॉइंट्स हैं जो ऊपर मैंने एरो दिखाया ना, ये एरो जो आप देख रहे हो, यही एरो मैंने यहां रख दिया, ये इनकम की परिभाषा में आ रहा है, मान लिया जाए। अब इसके नेक्स्ट हमारा स्टेप ये होता है, पहले तो हमें ये देखना है कि आपकी रिसीट इनकम की परिभाषा में है या नहीं, नहीं है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इनकम की अगर परिभाषा में आ रहा है तो उसके ऊपर टैक्स मत लगाइए। अब इसके बाद हमें देखना है रेसिडेंशियल स्टेटस। जिस व्यक्ति की आप इनकम निकाल रहे हो, इस व्यक्ति के रेजिडेंशियल स्टेटस को देखो, क्या ये व्यक्ति रेजिडेंट है या ये व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है। क्योंकि अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो सिर्फ 2 प्रकार की इनकम टैक्सेबल होगी, एक वो जो इंडिया में आपने प्राप्त की, रिसीव किया, और एक वो जो आपने इंडिया में अर्न किया। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो आपकी जो विदेशी इनकम है उस पर इंडियन गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, जो इंडियन इनकम है उस पर टैक्स लेती है। और अगर आप रेजिडेंट हो तो इंडियन इनकम एज वेल एज फॉरेन इनकम दोनों पे टैक्स लेती है। अगर आप रेजिडेंट हो तो इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों पे टैक्स आ जाएगा। अगर आप नॉन रेजिडेंट हो तो फॉरेन इनकम पे टैक्स नहीं आएगा, सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स आएगा। तो यू नीड टू नो बिफोर स्टार्टिंग कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम कि ये व्यक्ति जिसके लिए आप कैलकुलेट करने जा रहे हो टैक्स लायबिलिटी टोटल इनकम, वो रेजिडेंट है हमारे देश का या नॉन रेजिडेंट। अभी तक मैंने बड़ा स्लो चलूंगा मैं, अभी तक मैंने सिर्फ 2 बातें बताई। एक, ये व्यक्ति जो भी प्राप्त करेगा, एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, प्रीवियस ईयर अगर मैंने 22-23 लिया है तो एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर रहा हूं, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में जो भी रिसीट इसने प्राप्त की, क्या वो हमारे सेक्शन 224 के इनकम की परिभाषा में आता है? अगर आता है तो उसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे, और अगर नहीं आता है तो उसे वहीं ड्रॉप कर देंगे। अगर आता है तो उसे लेकर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ के क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, दूसरी बात जो मैंने बताई वो बताई कि वो व्यक्ति रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट, ये पता लगाई। पता लग गया साहब, और उस आधार पर संभव है कि कुछ इनकम हमने ड्रॉप कर दी, पॉसिबल है कि कुछ इनकम ड्रॉप कर दी, सिर्फ वही इनकम टैक्सेबल है, 1 2 3 4, मान लीजिए इतनी इनकम आगे क्वालिफाई हो पाई। यही इनकम मतलब रिसीट थी, 7 रिसीट थी जिसमें एक वहीं ड्रॉप कर दी हमने, एक यहीं ड्रॉप कर दी। ठीक है, इसके बाद 6 रिसीट इनकम बन गई, लेकिन इसके रेजिडेंशियल स्टेटस के आधार पर ये 2 टैक्सेबल नहीं होगी ड्यू टू एनी रीजन, और ये टैक्सेबल हो गई, तो इसे हम लेकर आगे बढ़े। अब हमारा अगला स्टेप होता है इस इनकम को हेड में बांटना, जो आपने लास्ट क्लास में किया था। इस इनकम को क्लासिफाई करना, इसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम। तीसरा स्टेप, पहला स्टेप रिसीट इनकम है या नहीं, दूसरा स्टेप वो व्यक्ति रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट, तीसरा स्टेप जो इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, ये इंडिया में टैक्सेबल है, इसे हम बोलेंगे टैक्सेबल है इन इंडिया। नहीं 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 नहीं, रुको रुको भाई, कॉपी नहीं करना है, ये सब आपके बुक में है, मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले में मुझे पढ़ाने दो। अभी कॉपी मत करो, कुछ भी कॉपी मत करो, सुनो समझो।
नींद आने लगे तो मुझे बताओ, नींद आने लगे तो मुझे बताओ, सुनो और समझो, ठीक है? ठीक है, बार बार रिपीट कर रहा हूं, रिसीट इनकम है कि नहीं, पहला। दूसरा, वो व्यक्ति रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तीसरा, इनकम जो इंडिया में टैक्सेबल, आपने तय कर लिया कि ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, उसे हम हेड में क्लासिफाई करेंगे। ये इनकम सैलरी है, या हाउस प्रॉपर्टी है, या बिजनेस प्रोफेशन है, या कैपिटल गेन है, या अदर सोर्सेज है। जो लास्ट क्लास में, पहली क्लास में बेसिक कंसेप्ट में आपने किया हुआ है कि इनकम को कैसे हम हेड में क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफाई करने के बाद अब यहां से सभी हेड्स के नियम को लगाकर हम निकालते हैं, ये वाला बन जाएगा टैक्सेबल सैलरी, ये बन जाएगा टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी, ये वाला बन जाएगा टैक्सेबल बिजनेस प्रोफेशन पीजीबीपी, ये बन जाएगा टैक्सेबल कैपिटल गेन, ये बन जाएगा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर यहां तो सिर्फ 4 ही इनकम है, यहां 5 कैसे आ गया? अरे भाई मैं तो एक ऑप्शन बता रहा हूं, एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। हो सकता है कि हाउस प्रॉपर्टी उसकी ना हो, सैलरी ना हो, पीजीबीपी ना हो, सिर्फ 2 ही इनकम हो। मेरे कहने का मतलब है कि ये जो 4 आमदनी आपने दर्ज की, जो आपने डिसाइड किया कि ये इनकम इंडिया में टैक्सेबल है, आप इसे अब क्वालिफाई करोगे, क्लासीफाई करोगे, सॉरी क्वालिफाई बोल दिया, क्लासीफाई करोगे कि ये किस हेड में जाएगा, किस हेड में जाएगा। इसके बाद क्लासीफाई करने के बाद किस हेड में जाएगा, उस हेड के अपने नियम लगाए जाते हैं। इस हर हेड के नियम को आप पढ़ोगे चैप्टर के नाम से। इस हेड के नियम को पढ़ोगे सैलरी चैप्टर में, इसे पढ़ोगे हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर में, 4 क्लास लगना है इसमें। बिजनेस प्रोफेशन का चैप्टर, उस हेड के रूल्स पढ़ोगे। उसके बाद आप ये टैक्सेबल पहुंच जाओगे। यहां पर टैक्सेबल पहुंचने के बाद आपने लास्ट क्लास में देखा था कि इसे जोड़ देंगे, फिर डिडक्शंस देंगे, और फिर टीटीआई बन जाएगा, और फिर उसके ऊपर टैक्स निकालेंगे। यहां मुझे कुछ चीजें और समझानी है। यहां आ जाइए इस जगह पर, तो कह ही रहा हूं आपके बुक में है 1.6 पेज पर। ये बुक मत खोलिए ना, यहां स्क्रीन पे दिख तो रहा है सब कुछ, आई कांटेक्ट बना रहेगा ना। तो यहां देखिए, इस तरफ देखिए, मैंने यहां पर दिखाया ये व्यक्ति है, पर्सन है, ठीक है साहब। इस पर्सन की रिसीट इनकम अगर है तो लेकर आगे बढ़ना है, और नहीं इनकम है तो वो टैक्स फ्री हो गया, उस पर कोई टैक्स नहीं है। अगर वो इनकम है तो रेजिडेंशियल स्टेटस लगाकर फिर हम पहुंचेंगे कि कितनी इनकम इंडिया में टैक्सेबल है। जो इंडिया में टैक्सेबल नहीं है उसके भी मौज, जो इनकम ही नहीं है उसकी। लिखें? देखो, नहीं 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 नहीं, उसे नहीं लिखना है, वो तो मैंने हटा भी दिया। समझाने के लिए था बेटा, उसका इम्पैक्ट तो बेसिक कंसेप्ट के 6ठे पेज पर है ना, सब कुछ लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, नोटिंग यहां से करनी है। देखो, मान लो हमने इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल ली। सर इनकम फ्रॉम सैलरी निकाल ली मतलब ये टैक्सेबल सैलरी निकाली। उसके बाद हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाल ली, साथ साथ में लिखते रहो। इसके बाद इनकम फ्रॉम पीजीबीपी निकाली। कैपिटल गेन,
अदर सोर्स। इसका मतलब समझा देता हूं। इसका मतलब हुआ कि यहां मैंने सेक्शन 15 से 16 लगा लिया है, 17, सॉरी 16 नहीं 17, 15 से 17 लगा लिया है। हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22 से 27 तक हम लगा चुके हैं। यहां पर हमने 28 से लेकर 44 लगा लिया है, 44 एडी। यहां पर हमने सेक्शन 45 से 55 ए तक सब कुछ लगा रखा है, और यहां पर 56 से 58 लगा लिया है। ये सब हम लगा चुके हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप इसे इस हिस्से को लिखलाया, लिखो लिखो। करें। इसका मतलब आप इस हिस्से को टैक्सेबल सैलरी भी बोल सकते हो। ये कोई रियल इनकम नहीं है। हमने पता लगा लिया है कि इनकम थी, इंडिया में टैक्सेबल भी है, क्लासिफाई भी कर लिया है, और फिर उस चैप्टर के उस हेड के नियम को लगाकर ये अमाउंट निकाल लिया है। तो जो भी यहां अमाउंट आ रहा है दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल सैलरी। इन शॉर्ट हम इसे बोलेंगे टैक्सेबल सैलरी। ये इनकम फ्रॉम सैलरी बोलो या टैक्सेबल सैलरी बोलो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोलो या टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी बोलो, टैक्सेबल पीजीबीपी, टैक्सेबल कैपिटल गेन, टैक्सेबल अदर सोर्सेज। और ये भी बता दूं आपको कि जब मैं ये निकाल चुका, ये मैंने निकाला है, ये जो निकाला गया है, ये पांचों चीजें, ये आफ्टर अप्लाइंग एग्जम्पशन, हम एग्जम्पशन अप्लाई कर चुके हैं। हम क्लबिंग को लगा चुके, और सेट ऑफ लॉसेस के प्रोविजंस भी हमने लगा लिया। ये सब लगाने के बाद ये रकम आई है। ध्यान रखिएगा कि ये जो अमाउंट आया है इसमें हमने एग्जम्पशंस लगा लिए हैं। सर हमने तो पढ़ा ही नहीं, लगाया कैसे? पढ़ेंगे आप, अभी नोटिंग तो करें। मान लीजिए, मैं कह रहा हूं मान लीजिए कि हमने एग्जम्पशन भी लगा लिया है, क्लबिंग सेट ऑफ सब कुछ लगा के यहां पहुंच गए। ठीक है, 5 हेड्स की इनकम निकाल चुके हैं। इस चैप्टर में जो आपको टैक्स निकालना है, आपका फोकस टैक्स पे होना है। तो ये सारी रेडीमेड इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मैं दूंगा। सिर्फ ये पता होना चाहिए आपको कि ये रेडीमेड इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूं ये क्या है। मैंने आपको बताया इनकम फ्रॉम सैलरी, इसका मतलब हमने प्रोविजन सब कुछ लगा लिए। क्लबिंग वगैरह आपको नहीं लगाना, वो लगा लिए हमने। सेट ऑफ वगैरह सब 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 लगा चुके हैं। बस टैक्सेबल सैलरी आ गया, टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी आ गया, टैक्सेबल बिजनेस इनकम, टैक्सेबल कैपिटल गेन, टैक्सेबल अदर सोर्सेज, ये सब आ चुका है। इस टैक्सेबल अमाउंट, पांचों हेड्स के टैक्सेबल अमाउंट को जब हम जोड़ते हैं तो हम उसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। आपको सिर्फ 5 हेड्स की इनकम में दूंगा, आप उसे बस जोड़ लेना, तो उसे हम कह देंगे ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद मैं आपको डिडक्शन भी दूंगा, क्योंकि डिडक्शन आपने पढ़ा नहीं, तो मैं आपको डिडक्शन रेडीमेड अमाउंट दूंगा, बस आपको उसे डिडक्ट करना है, घटाना है। आपको मैं डिडक्शन की रेडीमेड जानकारी दूंगा कि डिडक्शन इस व्यक्ति को मिल रहा है, किस सेक्शन में मिलता है आपको पता है, 80C से लेकर 80U तक। मैंने आपको लास्ट क्लास बेसिक कंसेप्ट में बताया था। डिडक्शन आपको मैं बता चुका रहूंगा, क्वेश्चन में रेडीमेड इंफॉर्मेशन दूंगा, आप बस उसे घटा लीजिएगा, और घटाने के बाद जो चीज आएगी उसे हम कहेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम। ठीक है दोस्त, बस अब आपको ध्यान रखना है कि आप इसके ऊपर टैक्स निकालोगे। आज की क्लास में हम सीखेंगे इसके ऊपर टैक्स कितना निकालना है। टैक्स निकालना है, इसका मतलब टैक्स
टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर की सारी जानकारी आपको दी जाएगी। फिर डिडक्शन पढ़ाऊंगा नेक्स्ट चैप्टर। तो जब मैं डिडक्शन पढ़ाऊंगा तो यहां तक की सारी जानकारी दूंगा, ये आप खुद करोगे और ये आप निकाल चुके होंगे। उसके बाद आपको सिखाऊंगा सेट ऑफ क्लबिंग एग्जम्पशन, तब आपको सेट ऑफ क्लबिंग एग्जम्पशन भी लगाने होंगे और फिर डिडक्शन भी लगाना होगा और टैक्स निकालना होगा। फिर एक एक करके सारे हेड्स को पढ़ाऊंगा और उसके साथ वो जो पढ़ चुके हैं पहले आप, सेट ऑफ, एग्जम्पशन, क्लबिंग, डिडक्शंस, टैक्स कैलकुलेशन, वो सब प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तब आएगा मजा। इसीलिए मैं इसे बैकवर्ड चल रहा हूं। अगर आप जनरल आप अपने स्टडी मैट को देखें तो वहां सबसे पहले चैप्टर होगा टैक्स रेट, फिर होगा रेजिडेंशियल स्टेटस, फिर होगा सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, फिर होगा डिडक्शन, डिडक्शन नहीं होगा, उसके बाद होगा क्लबिंग, फिर होगा सेट ऑफ, फिर होगा डिडक्शन, फिर सो ऑन। लेकिन मैं थोड़ा सा इसके सीक्वेंस को चेंज कर रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट की क्लैरिटी के साथ कमांड आ जाए आपके कैलकुलेशन में। उन्होंने जो दिया है वो ऐसे क्यों नहीं दिया है, क्योंकि वो तो इनकम टैक्स को फॉलो कर रहे हैं। इनकम टैक्स में जिस तरीके से सेक्शंस लिखे हैं उसी सीक्वेंस में आपके स्टडी मैट में लिखा हुआ है। लेकिन मुझे इनकम टैक्स से मतलब नहीं है, मेरा मतलब होना चाहिए आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी के साथ कमांड भी आए, आपके कंसेप्ट में क्लैरिटी के साथ कमांड आए। वो कमांड लाने के लिए मुझे सीक्वेंस थोड़ा बदलना पड़ रहा है, ठीक है ना? बस आप फॉलो कीजिएगा। नोट कर लिया बेटा इसे आपने? कीजिए। मुझे क्या निकालना है साहब? टैक्स। मुझे निकालना है टैक्स। चलो कर लिया ना कॉपी? अब टैक्स कैसे निकाला जाए? हाँ हाँ, स्लैब होता है, अग्री, स्लैब होता है। लेकिन दोस्त वो स्लैब लगाना कैसे है, कब लगाना है, पढ़ेंगे ना वो सब। अब नोटिंग करो अभी फिलहाल। देखो, एक तो हमारे पास सैलरी है। अब देखो दोस्त, मैं लिख रहा हूं सैलरी, समझना कि मैं लिख रहा हूं टैक्सेबल सैलरी। टैक्सेबल सैलरी, क्लबिंग, सेट ऑफ, एग्जम्पशन सब लग गया। उसके बाद है हमारे पास एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। उसके बाद हमारे पास है पीजीबीपी की इनकम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कैपिटल गेन। सर कैपिटल गेन में आकर आपने कलर बदल दिया, हम भी बदल दें? आज तो तुम पेन लाए भी नहीं होगे तो क्या बदलोगे, लेकिन अगर कभी लाओ तो बदल देना। इसके बाद हमारे पास है अदर सोर्सेस। तो फ्रेंड, 5 हेड्स की इनकम आपके सामने है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और अदर सोर्स। 5 हेड्स की इनकम। ये कौन सी इनकम जो मैं बता रहा हूं, वो कौन सी इनकम बता रहा हूं? टैक्सेबल इनकम। रियल इनकम नहीं बता रहा, टैक्सेबल बता रहा हूं। क्योंकि हम टैक्स रेट पढ़ रहे हैं तो हमें टैक्सेबल इनकम पता होनी चाहिए, तभी हम निकाल पाएंगे। तो ये टैक्सेबल इनकम बता रहा हूं। अब इसमें क्या है, टैक्स निकालने से पहले आपको ये जरूर बता दिया जाए कि जो कैपिटल गेन है ना, इसमें गवर्नमेंट ने, जो कैपिटल गेन है इसमें गवर्नमेंट ने इनकम को 2 कैटेगरी में बांटा है। कैपिटल गेन की इनकम को 2 कैटेगरी में बांटा है? नहीं 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 नहीं, आपने ग्रेजुएशन करा हुआ है क्या? देखो मैं पढ़ा रहा हूं जीरो मानकर, आगे आगे बोलोगे तो फायदा नहीं है। वैसे तुम गलत बोल रहे हो, तुमने कहा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो डिस्कशन नहीं कर रहे, वो सब पढ़ेंगे अभी, सभी को कंफ्यूज मत करो। कैपिटल गेन की इनकम तो आप जानते हो बेटा किसको कहते हैं भाई, पहली क्लास में हमने यही तो किया था, हेड समझे थे। सैलरी किसको कहते हैं, हाउस प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। तो कैपिटल गेन की इनकम को गवर्नमेंट ने 2 कैटेगरी में बांटा है। एक नॉर्मल इनकम
और एक स्पेशल इनकम। उसी तरह अदर सोर्सेज में भी सरकार ने दो रेंज बनाए, एक नॉर्मल इनकम और एक स्पेशल इनकम। और सर सैलरी में, हाउस प्रॉपर्टी में, बिजनेस प्रोफेशन में सर, उसमें क्या, उसमें कोई क्लासिफाई नहीं किया है। इसका मतलब कि ये तीनों हेड की जो इनकम है उसमें सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं है कि स्पेशल इनकम किया जाए। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो तीनों हेड की इनकम है वो नॉर्मल इनकम है। मैं बताता हूं, फर्क समझाता हूं बेटा। नॉर्मल इनकम, इतना तो समझ आ गया कि 5 हेड्स की इनकम में कुछ स्पेशल इनकम की कैटेगरी है और बाकी नॉर्मल इनकम। बस इतना ही समझ में आना था, इतना तो समझ गए ना। 5 हेड्स की जो कैटेगरी थी उसमें कुछ स्पेशल इनकम है और कुछ नॉर्मल इनकम, इतना क्लियर होना था। कॉपी करो, कॉपी करो। डन। ठीक है, अब आओ। जब तुम टोटल टैक्सेबल इनकम पर आओगे और तुम ये मान लो कि तुम्हें स्पेशल इनकम मालूम है, वैसे तो मैं बता ही दूंगा, इस चैप्टर में तो काम ही है मुझे बताना है और याद भी करवाना है। स्पेशल इनकम सपोज करो कि तुमको मालूम है, ऐसा सपोज कर लो कि हाँ सर हम जानते हैं कुछ स्पेशल इनकम, सपोज करो कि हाँ सर हमें पता है। तो जो स्पेशल इनकम है उसे अलग रखना पड़ेगा हमें टैक्स निकालने से पहले। भाई इसी पे टैक्स निकालना है ना, 5 हेड्स को जोड़ दिया तो ग्रॉस टोटल इनकम, वहां से डिडक्शन दिया तो टोटल टैक्सेबल इनकम। टोटल टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स निकालना है। टैक्स निकालने से पहले मुझे इसमें से स्पेशल इनकम अलग करने पड़ेंगे। सर स्पेशल इनकम एक है या एक से ज्यादा है? ज्यादा है, बहुत सारी स्पेशल इनकम है। कुछ स्पेशल इनकम ऐसे हैं जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, जब फाइनल में जाओगे तो इसमें स्पेशल इनकम में और भी चीजों को मैं जोड़ दूंगा। अगर सपोज करो आपको अभी पढ़ा रहा हूं मैं कि स्पेशल इनकम 6 है, तो फाइनल में जाओगे तो मैं और 10 स्पेशल और इनकम ऐड करवाऊं। वो आपके रेंज में, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन और भी है। तो स्पेशल इनकम है बहुत सारी, कौन कौन सी हैं वो हम पढ़ेंगे। मान लो कि कुछ स्पेशल इनकम, और उसके बाद जो बच जाएगा इसमें उसे आप बोलना नॉर्मल इनकम। जो बच जाएगा वो हमारा होगा नॉर्मल इनकम। याद रहे कि नॉर्मल इनकम आप निकालना नहीं, बच जाएगा उसे बोलेंगे। नहीं समझे? जैसे मान लो कि 12 लाख रुपए है मेरी टोटल टैक्सेबल इनकम, और मुझे पता चल गया कि 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख ये हमारी स्पेशल इनकम है। तो मैं क्या करूंगा, 4 3 7 2 9 1 10, 10 बच गया कितना, 12 लाख में से 2 लाख। तो ये 2 लाख मेरी नॉर्मल इनकम बनेगी। नॉर्मल इनकम आप डायरेक्ट मत लिखिएगा, आपको हमेशा क्या लक्ष्य दे रहा हूं, टोटल टैक्सेबल इनकम में से स्पेशल इनकम आप अलग कर लीजिए। सर कौन होती है स्पेशल इनकम, वो तो हम पढ़ेंगे ही आज। आप स्पेशल इनकम अलग कर लीजिए, उसके बाद आपको आज नहीं पढ़ेंगे शायद, तो स्पेशल इनकम नेक्स्ट क्लास में शायद पढ़ें। देखते हैं कितना पढ़ पाते हैं। तो फिर सुनिए,
टोटल टैक्सेबल इनकम में से स्पेशल इनकम आप अलग कर लीजिए, जो बच जाए वो नॉर्मल इनकम है। आप नॉर्मल इनकम को डायरेक्ट मत कैलकुलेट कीजिए। सर सपोज कीजिए स्पेशल इनकम एक भी नहीं हमारे क्वेश्चन में, फिर क्या होगा? फिर वो 12 लाख पूरा नॉर्मल इनकम बन गया। मेरा बस ये कहना है कि नॉर्मल इनकम को आप डायरेक्ट ट्रेस मत कीजिए, बचने दीजिए। स्पेशल पहले ढूंढिए, आपके क्वेश्चन में आपको दिख गया स्पेशल है, उसे माइनस कर दीजिए टोटल टैक्सेबल इनकम से, जो बच जाए वो नॉर्मल इनकम है। तो मैं फॉर्मुलेट कर रहा हूं यहां पे टीटीआई माइनस स्पेशल इनकम, टीटीआई माइनस स्पेशल इनकम, तो ये बन गया हमारा नॉर्मल। क्यों अब बाइफरकेट किया, हम उस पर आते हैं। क्या ना, बढ़े आगे। क्यों बाइफरकेट किया, हम उस पर आते हैं। दरअसल में जो स्पेशल इनकम होती है, जो भी स्पेशल इनकम है, उस पर टैक्स रेट जो लगता है, टैक्स रेट एज पर सेक्शंस ऑफ इनकम टैक्स, हम नाम देना चाहें तो 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शंस के अकॉर्डिंग इस पर टैक्स रेट लगता है। ये जो टैक्स रेट इस पर होता है, ये जो टैक्स रेट इस पर होता है, वो फिक्स्ड रेट होता है, फिक्स्ड फॉर ऑल टाइप ऑफ एसएससी। मैं एक सिंपल एग्जांपल के साथ इसको क्लैरिफाई करना चाहूँ। जैसे लॉटरी की इनकम स्पेशल इनकम में आती, कोई लॉटरी से जीत गया तो वो स्पेशल इनकम है। आपको पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाओगे स्पेशल इनकम कौन सी है। तो उसमें से एक बता रहा हूं अभी, लॉटरी की इनकम। अब इस लॉटरी के इनकम पे क्या टैक्स रेट लगेगा, ये सेक्शन में लिखा है। सेक्शन में लिखा हुआ है कि इस पर 30% टैक्स रेट आएगा। तो अब ये 30% फिक्स है, चाहे आप इंडिविजुअल हैं तो भी 30% आएगा, आप एचयूएफ हैं तो भी 30% आएगा, आप एक कंपनी है लॉटरी में जीता है आपने तो भी 30% आएगा, आप एक नॉन रेजिडेंट है तो भी 30% आएगा, मान लीजिए आप पार्टनरशिप फर्म है 30% आएगा। कोई भी हो आप, एसएससी के कितने टाइप हैं, कोई भी टाइप एसएससी का ले लीजिए। टाइप ऑफ एसएससी को समझाने के लिए मैं यहां वापस लाता हूं आपको, ये लास्ट क्लास में आपने देखा था, ये चार्ट आपको याद होगा लास्ट क्लास का। इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, कंपनी है, एओपी है, चाहे आप किसी भी स्टेटस के हो, टाइप के एसएससी हो, लॉटरी इनकम अगर आपकी है तो टैक्स रेट फिक्स है 30%। उसी तरह स्पेशल इनकम की और भी कैटेगरी है, सभी कैटेगरी के लिए एक अलग सेक्शन है, उस सेक्शन में उसका रेट लिखा हुआ है, कितना परसेंट टैक्स आएगा। और वो जो परसेंटेज लिखा है वो सभी एसएससी के लिए है, इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फॉर्म हो, नॉन रेजिडेंट हो, रेजिडेंट हो, सबके लिए फिक्स है, वही रेट लगेगा। इसीलिए हमने स्पेशल इनकम को अलग किया है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम नॉर्मल इनकम को देखें तो इस नॉर्मल इनकम पर जो टैक्स आएगा, टैक्स रेट आएगा, जो अप्लाई होगा टैक्स रेट, वो मैं लिखवा रहा हूं आपको एज पर फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट का मतलब आप जानते होंगे, हर साल बजट आता है, बजट पेश करता है फाइनेंस बिल, हर साल बजट आता है, बजट फाइनेंस बिल पेश करता है जिसमें ये टैक्स रेट भी प्रपोज्ड होता है, और उस फाइनेंस बिल को दोनों सदनों से पास किया जाता है, और दोनों सदन से पास करने के बाद
लोकसभा राज्यसभा पास करने के बाद प्रेसिडेंट की सहमति होती है और उसके बाद वो बनता है फाइनेंस एक्ट। बजट, बजट पेश करता है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स में क्या परिवर्तन होना चाहिए उसका प्रपोजल होता है। फाइनेंस बिल में ही टैक्स का भी प्रपोजल होता है, रेट का, ये रेट होना चाहिए। उसे फिर पास करने के बाद प्रेसिडेंट से जब वो पास हो जाता है तो वो फाइनेंस बिल बन जाता है फाइनेंस एक्ट। हर साल बजट आता है तो क्या हर साल फाइनेंस बिल आता होगा? यस। तो क्या हर साल फाइनेंस एक्ट बनता है? यस। तो आपके लिए जो रिस्पेक्टिव फाइनेंस एक्ट है, आपके एग्जाम के लिए जो रिस्पेक्टिव फाइनेंस एक्ट है, उस फाइनेंस एक्ट में लिखा हुआ है नॉर्मल इनकम पर टैक्स रेट क्या होगा। और यहां जो नॉर्मल इनकम पर टैक्स रेट है वो मैं आपको बता दूं, अलग अलग है। ये एसएससी वाइज टैक्स रेट होता है, ये फिक्स नहीं होता है। ये रेट जो होता है, रेट ऑफ टैक्स इज एसएससी वाइज। सर मतलब नहीं समझे हम। जैसे अगर आप इंडिविजुअल है तो आपका जो टैक्स रेट होगा वो स्लैब होगा। 2.5 लाख तक जीरो है, उसके ऊपर 5% है, फिर 20%, फिर 30% है, स्लैब। अगर आप कंपनी हो तो आपके लिए अलग टैक्स रेट है। अगर आप एक पार्टनरशिप फॉर्म हो तो आपके लिए अलग टैक्स रेट है। अगर आप एलएलपी हो, अगर आप लोकल अथॉरिटी हो, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, तो हर एसएससी के लिए टैक्स का रेट अलग अलग दिया हुआ है। ये जो अलग अलग रेट ऑफ टैक्स है दैट विल बी अप्लीकेबल ऑन नॉर्मल इनकम। अगर आपकी स्पेशल इनकम है तो आप कोई भी एसएससी हो, जो रेट बता देंगे वही लगाना है। इसीलिए ये दोनों में भेद रखना पड़ेगा। आपको यहां पर लगाना है दो और रटना है इसे, इस फ्लो को, इस चार्ट को रटना है। छोटा सा चार्ट है, आप कॉपी कर चुके हो। तो सर इसको रटेंगे क्या? हम रट चुके? नहीं नहीं, मैं चाहता हूं 5 मिनट लगाओ, 5 मिनट 2 मिनट लगाओ, अपने आप को बहुत अच्छे से समझाओ, बार बार समझाओ कि स्पेशल इनकम का जो टैक्स रेट है वो इनकम टैक्स एक्ट में होता है, ये हर साल नहीं बदलता। जबकि नॉर्मल इनकम का जो टैक्स रेट है वो हर साल बदल सकता है, क्योंकि हर साल बजट आएगा तो हर साल बिल आएगा, बिल में अलग अलग रेट हो सकते हैं हर साल। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में हर साल हर सेक्शन में चेंज नहीं होता, कुछ कुछ सेक्शन परिवर्तित होता है। तो ऑलमोस्ट जो स्पेशल इनकम मैं आपको पढ़ाऊंगा वो साल दर साल, 2 साल पहले भी किसी ने पढ़ा होगा, 6 साल पहले भी किसी ने पढ़ा होगा, 15 साल पहले भी किसी ने पढ़ा होगा। तो उनको 15 साल पहले भी पता होगा कि जो लॉटरी की इनकम है उस पर 30% टैक्स है। आज भी लॉटरी की इनकम पे 30% टैक्स है। लेकिन 15 साल पहले जो इंडिविजुअल का स्लैब रेट था वो अब स्लैब रेट नहीं है, वो अब अलग स्लैब रेट है। क्योंकि जो नॉर्मल इनकम पर टैक्स रेट है वो हर साल बजट के माध्यम से फाइनेंस बिल में पेश किया जाता है और फाइनेंस एक्ट बन जाता है। समझ गए कि नहीं? तो टोटल टैक्सेबल इनकम पर टैक्स किस रेट से लगाते हैं? अगर कोई ऐसा पूछे तो कहना कि भाई एक लाइन में आंसर नहीं है। स्पेशल इनकम पे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस में लिखे हुए हैं टैक्स रेट, और नॉर्मल इनकम पर फाइनेंस एक्ट में लिखा हुआ है टैक्स रेट। जो फाइनेंस एक्ट में लिखा हुआ है वो एसएससी के हिसाब से बदलता है। आप नॉन रेजिडेंट है तो आपका अलग स्लैब लग जाएगा, आप रेजिडेंट है तो अलग बन सकता है। लेकिन जो स्पेशल इनकम होती है उस पर जो रेट बना दिया गया वही रेट सबके लिए अप्लीकेबल है। इसलिए आपको टैक्स रेट सीखने से पहले, टैक्स लगाने से पहले टीटीआई को 2 हिस्सों में बांटना ही पड़ेगा। अपने आप को समझाओ समझाओ खूब। ब्रेक नहीं दे रहा मैं ओहो, ये ब्रेक नहीं, ब्रेक नहीं है भाई। आप 2 मिनट लगाएं, मैं ये कह रहा हूं। मैं यही हूं, मैं क्यों कहीं जाने लगा? 2 मिनट लगाएं, मैं चाहता हूं इसे रटें, जरूरी है, ये बहुत फायदेमंद है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको जो बोलने जा रहा हूं वो सुनो, घबराओ नहीं। हम आपको स्पेशल इनकम नहीं दे रहे। वैसे एक स्पेशल इनकम तो बातों बातों में ही पता चल गया, लॉटरी की इनकम पे 30% है। बट सेक्शन तो नहीं पता चला ना, वो सेक्शन भी पढ़ाना पड़ेगा।
आज आपको मैं सिर्फ अभी नॉर्मल इनकम पे टैक्स समझाऊंगा, लेकिन समझाने से पहले आपको ये जरूर बता दिया आपके दिमाग में कि भैया यही पूरी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। स्पेशल इनकम अगर क्वेश्चन में आ गया तो सारी कहानी बदल सकती है, तो एटलीस्ट आपको ये नॉलेज में रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, आओ अब लिखो टैक्स रेट ऑन नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम, ठीक है। बताओ इसे मैं क्या लिखूं, एज पर इनकम टैक्स एक्ट या एज पर फाइनेंस एक्ट? क्या लिखूं, एज पर इनकम टैक्स एक्ट या एज पर फाइनेंस एक्ट? चलो तो लिखो एज पर फाइनेंस एक्ट। बोलते रहा करो, नींद नहीं आएगी। पढ़ाई किसे अच्छा लगता है? फैक्ट है भाई, करियर बनाना है, पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज बेवकूफ बनाते हैं। मन लगता है, ऐसे थोड़ी होता है। टैक्स रेट नॉर्मल इनकम पर हम सीखने जा रहे हैं और ये फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग है। ओके, आपको मैंने इसमें बताया था इस एसएससी वाइज होता है ना, मैंने आपको बताया था एसएससी वाइज होता है, तो हर एसएससी के लिए अलग अलग होता होगा। तो यहां पर मैं पहले लिखवा रहा हूं फॉर इंडिविजुअल। फॉर इंडिविजुअल कॉमा इंडिविजुअल कॉमा HUF, इंडिविजुअल कॉमा HUF। फॉर इंडिविजुअल कॉमा HUF। HUF क्या होता है सर? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको और डिटेल में रेजिडेंशियल स्टेटस जब हम शुरू करेंगे तो पढ़ेंगे, और डिटेल में जब हम पढ़ेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस तो हम पढ़ेंगे कि HUF क्या होता है, कौन होते हैं HUF। जनरली केस में आपको बता रहा हूं कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, जो बिजनेस रन कर रही है, जिसकी कॉमन इनकम आ रही है, जैसे आपकी फैमिली भी डिवाइडेड नहीं है, ज्वाइंट फैमिली है, तो जरूरी नहीं है कि ज्वाइंट फैमिली को हम HUF बोले। हिंदू में सिर्फ हिंदू आएंगे, दूसरे धर्म नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। दूसरे धर्म आ सकते हैं। हिंदू से मतलब हिंदुस्तान की फैमिली से है, आप ऐसा मानो, हिंदू का मतलब हिंदुस्तान की फैमिली, बट उसमें हिंदू लॉ लगेगा। हिंदू के जो लॉ है ना, हिंदू लॉ, वो लगेगा। अच्छा, मैं जो बोल रहा था पहले उसे सुनो। आपकी फैमिली अनडिवाइडेड है, चाचा साथ में रहते हैं, उनके बच्चे भी हैं, आप भी हैं, सब साथ में रह रहे हैं। दादाजी, आपके पापा, चाचा, चाची, बच्चे सब साथ में, कजन सब साथ में रह रहे हैं, बड़ा मकान है, साथ में रह रहे हैं। इसे हम HUF नहीं बोलेंगे। HUF के लिए अनडिवाइडेड तो होना ही चाहिए, उसके साथ कॉमन अर्निंग होनी चाहिए। अब आपके कजन ब्रदर अलग जॉब कर रहे हैं, आपके पिताजी के अलग जॉब है, चाचा जी अलग जॉब कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, साथ में खर्चा बांट रहे हैं, साथ में खाना चल रहा है, खाना पीना साथ में है, खर्चा साथ में है, तो इसे HUF नहीं बोलेंगे। इनकम साथ में होनी चाहिए, ज्वाइंट इनकम होनी चाहिए। तो जैसे कि बिजनेस, फैमिली बिजनेस जिसको आप कहते हो, दैट इज कॉल्ड HUF। ठीक है, कॉमा लगाओ। सर्टेन
एओपी बीओआई, कॉमा लगाओ, बताता हूं, लिखो लिखो, अभी लिखो। लिखो आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन, इसको हम इन शॉर्ट बोलेंगे एजेपी। जो टैक्स रेट हम सीखने जा रहे हैं नॉर्मल इनकम पर है, फाइनेंस एक्ट के मुताबिक है। जो हम टैक्स रेट सीखने जा रहे हैं वो नॉर्मल इनकम पर है, फाइनेंस एक्ट के मुताबिक है। ये टैक्स रेट सबसे पहले हम सीखने जा रहे हैं फॉर, किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, सर्टेन एओपी बीओआई के लिए। आपको मैंने लास्ट क्लास बताया था बेसिक कंसेप्ट में कि एओपी बीओआई का मतलब होता है जॉइंट वेंचर। अब सभी इंडिविजुअल मिलकर अगर जॉइंट वेंचर बनाते हैं तो उसे हम बीओआई बोलते हैं, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल। जैसे 5 इंडिविजुअल मिलकर एक कोई छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उसे परफॉर्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे और फिर अपना अलग अलग रास्ते पर चले जाएंगे। क्योंकि ये कम समय के लिए है, 6 महीने 1 साल में काम खत्म हो जाएगा, इसलिए पांचों ने डिसाइड किया कि हम पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बनाएंगे, हम अग्रीमेंट पार्टनरशिप की नहीं बनाएंगे, जस्ट हमारा म्यूचुअल, हमारी अंडरस्टैंडिंग है, एक अग्रीमेंट आपस में बना लेंगे कि इतने इतने फंड्स हम सब इकट्ठा करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा आपस में इस रेशियो में बांट लेंगे। ऐसे प्रोजेक्ट को, ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं बीओआई, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल। और इसी में जो ये 5 व्यक्ति मैंने बताया, इंसान बताया, उसमें मान लीजिए ये 5वां इंसान नहीं है, ये एक कंपनी है। 4 इंडिविजुअल और एक कंपनी ने मिलकर ये प्रोजेक्ट हैंडल किया। तो वो इंडिविजुअल तो है नहीं, 4 इंडिविजुअल है और एक कंपनी है, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे इस ग्रुप को? एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एओपी, क्योंकि पर्सन तो ये सब है, ये भी है, लेकिन इसके पहले जो ग्रुप था 5 लोगों का, जो पांचों में इंडिविजुअल सिर्फ थे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बीओआई, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल। इसके लिए डिटेल डिस्कशन फाइनल में आपको करना है। एमसीक्यू में कुछ भी पूछ लेते हैं, इसलिए मुझे लिखवाना पड़ा। अदरवाइज आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, एजेपी और एओपी बीओआई की चर्चा फाइनल में होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी पूछ लेंगे एमसीक्यू में, उससे हम बच नहीं सकते, इसलिए मुझे ये लिखवाना पड़ा कि हम जो टैक्स रेट पढ़ रहे हैं वो इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, एओपी बीओआई के लिए नहीं है, सर्टेन एओपी बीओआई के लिए। अब वो सर्टेन कौन है, कौन है जो उसके लिए है? तो एओपी बीओआई की ना कैटेगरीज है, आप बस यहां लिख लो सर्टेन एओपी बीओआई, बस। कहीं भी डिस्कशन करना होगा तो यही आएगा आपके रेंज में, आपके इस लेवल पे यही आएगा, सर्टेन एओपी बीओआई। ठीक है, ओके। इसमें लिखो नंबर 1, नंबर 1, ये पूरा लिखने के बाद लिखो नंबर 1, इंडिविजुअल रेसिडेंट $60 years or more at any time during relevant previous year। मैं समझाता हूं। हम डिस्कशन कर रहे हैं कि ऐसे इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं जो रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट नहीं, और उसकी उम्र है 60 साल या उससे अधिक। ये जो उम्र उसने अचीव की है 60 साल या उससे अधिक, वो रेलिवेंट प्रीवियस ईयर में कभी भी अचीव की हो। रेलिवेंट प्रीवियस ईयर का मतलब हुआ वो ईयर, भाई हर ईयर प्रीवियस ईयर है, तो जिस ईयर के लिए आप क्वेश्चन कर रहे हो, ये उदाहरण लेते हैं
अगर आपका क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर 2022-23, तो आपका असेसमेंट ईयर क्या बन जाएगा? प्रीवियस असेसमेंट ईयर 2023-24। अब इसका क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो इसका मतलब हुआ 2022 2023, ये है 1 अप्रैल का महीना और ये है 31 मार्च 2023। ठीक है ना? अगर हम महीना बांट दें तो इस तरीके से बढ़ जाएगा, बांट के दिखा देता हूं। ये 12 महीने मैंने बना दिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। भाई फाइनेंशियल ईयर हम लेते हैं, ये तो जानते होंगे ना आप लोग। तो यहां पर हमारा जो है वर्ष शुरू हो गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रीवियस ईयर का, तो हमारे लिए यही रेलिवेंट हो गया। हमारे लिए रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्या बन गया? 2022-23। अब आपको ऐसा इंडिविजुअल दिख रहा है जो रेजिडेंट भी है इंडिया का, और इस एरिया में कभी भी उसने इस डेट से इस डेट तक कभी भी उसने 60 साल या उससे अधिक के उम्र को प्राप्त किया, पूरा किया है, 60 या उससे ज्यादा कभी भी। तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या टैक्स रेट आएगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या आएगा टैक्स रेट? लिखिएगा मेरे साथ। अप टू रुपीज 2,50,000, सॉरी 3 लाख, सॉरी अप टू रुपीज 3 लाख टैक्स आएगा नील। है जी? मैंने बोला था ग्रेजुएशन करके आए हैं। देखो सुनो मेरी बात, मुझे जीरो से पढ़ाने दो। मतलब कि हर व्यक्ति मैक्सिमम तो फाउंडेशन करके ही आया ना। हर बच्चे को इनकम टैक्स से लगाव हो जाए, ऐसा पढ़ाई होनी चाहिए, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए। तो मुझे वैसे पढ़ाने दो, बीच में गड़बड़ मत करो। 5 लाख तक टैक्स नहीं है, ये बात तुम्हारी सत्य है, लेकिन ये सत्य अधूरा है, अर्ध सत्य है। 5 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, ये अर्ध सत्य है, डेंजरस है। अगर आप इसे रट के जाओगे तो एग्जाम में गड़बड़। देखेंगे, हम देखेंगे। लेकिन अभी मैंने क्या लिखा? 3 लाख तक जीरो, तो यही सही है। आप मेरे हिसाब से चलो प्लीज। क्यों जी? ठीक है ना? 3 लाख तक जीरो। इसके बाद 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स लगाना है। इसका मतलब समझा देता हूं। जैसे मान लो कि 4 लाख की इनकम है, तो याद रहे हम बात नॉर्मल इनकम की कर रहे हैं, स्पेशल इनकम नहीं हमारे पास। भूल मत जाना, हम नॉर्मल इनकम पे टैक्स निकाल रहे हैं। नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम, नॉर्मल इनकम, बार बार रिपीट करना, नॉर्मल इनकम पे टैक्स है, नॉर्मल इनकम पे टैक्स है। हाँ, तो फिर से सुनते। और किताब को आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, मेरे बुक को तभी पढ़ेंगे जब मैं कहूं। जैसे अभी तक मैंने सिर्फ आपको कहा एक बेसिक कंसेप्ट में पेज नंबर 6 पढ़ने के लिए, बाकी मत पढ़िएगा। हाँ, तो चलिए इधर देखिए। किताब में जो लिखा है सब पढ़ाऊंगा, लेकिन एक सिस्टम, एक तरीके से पढ़ाऊंगा। पहले क्या पढ़ाना चाहिए, फिर क्या पढ़ाना चाहिए, वो तरीका है। एग्जाम आपके बुक में तो सीक्वेंस लिखा हुआ है हर चीज, तो उसे लाइन बाय लाइन पढ़ा के ना मजा भी नहीं आएगा, कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं आएगी। मुझे लेकर चलने दीजिए। हाँ, हाँ तो चल रहा हूं, ठीक तो है। तो 3 लाख से 5 लाख तक है 5%। अब मान लीजिए आपकी इनकम है 4 लाख, तो 3 लाख तक तो जीरो है। कितना बचा? 1 लाख। उस 1 लाख पे 5% है, 5,000। चलिए बताइए, आपकी इनकम है 3.5 लाख। जल्दी कीजिए, 3.5 लाख इनकम है, 3,50,000।
3 लाख तक जीरो है, तो जो 50,000 बचा उस पे 5% है। ठीक है ना, है सर। अब आगे सुनिए, 5 लाख से जितनी ज्यादा इनकम है 10 लाख तक, उस पे है 20%। 5 लाख से 10 लाख तक है 20% है। आराम आराम से करिए। आपकी इनकम है 6 लाख रुपए, तो 3 लाख तक तो जीरो हो गया है। रुको, 3 लाख तक जीरो हो गया। अब अगले 3 लाख को मत देखो, 3 लाख तक जीरो हो गया, तुम यहां हो। अब यहां आओ ना, अगले 2 लाख पर, 3 लाख तक जीरो है, उसके अगले 2 लाख पर 5% है, 10,000। कहां तक पहुंच गए? 5 लाख तक। इनकम कितनी थी? 6 लाख। अगले 1 लाख पर 20% का रेट लगाओ, ऐसे आएगा स्लैब। इसीलिए कहते हैं स्लैब, यानी कि सीढ़ी है, सीढ़ी। पहले पादान पे चढ़ना है, डायरेक्ट थर्ड पे नहीं चले जाएंगे कि 6 लाख इनकम है ओ तो 20%, ऐसा नहीं करेंगे। स्लैब, सीढ़ी, सीढ़ी से धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। 3 लाख तक तो जीरो ही रहेगा। 3 से 5 के बीच की इनकम कितनी है? 2 लाख। भाई 3 से 5 कितनी इनकम फंस रही है? इसके बीच में रेंज क्या है? 2 लाख का रेंज है। 2 लाख पे 5% है 10,000। आपकी इनकम है कितनी? भाई हमारी इनकम 6 लाख है, आप टैक्स निकालिए, तो अगले 1 लाख पे 20%, ऐसे चलेगा। करेक्ट है साहब? चलिए, अब एबव 10 लाख, 10 लाख से जितनी ज्यादा है, चाहे वो 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 200 करोड़, जितनी भी ज्यादा है 10 लाख से, 30% है। ये हमने किसके लिए बनाया? ऐसे इंडिविजुअल के लिए जो रेजिडेंट है इंडिया का और 60 साल या उससे अधिक उम्र उसने प्राप्त कर लिया है ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, उसके लिए है। बताइए मुझे, वैसे तो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बताइए मुझे, लिखो ना, लो लिखो, बोल दिया करो। हाँ तो लिख के तो बोला करो ना। मान लीजिए मेरे पास इनकम है 16 लाख रुपए। मेरे पास नहीं, ऐसे व्यक्ति के पास जो रेजिडेंट है और 60 साल का, 70 साल का है, 72 साल का है, 60 साल का है, कुछ भी ले लो। ठीक है, अब इन टैक्स निकालना है तो है। हाँ ये नॉर्मल इनकम है। देखो बेटा, जब तक मैं स्पेशल को ना सिखाऊं तब तक जब भी मैं दूंगा इनकम तो उसे नॉर्मल मानना। क्वेश्चन में ना पता चले तो नॉर्मल ही मानना। ठीक है, तो नॉर्मल इनकम है। पहले 3 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है। 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक आपको लगाना है 5%। तो कितना टैक्स लगाओगे? कितना रेंज है? 2 लाख का रेंज है ना ये, समझ नहीं रहे क्या? ये 2 लाख का रेंज है ना बेटा, तो 2 लाख पे कितना लगाओगे? 5%, 20,000। देखो मैं भी 20 बता रहा हूँ। हाँ 2 लाख पे 5%, 10,000 आएगा, मैं 20 बता। हाँ तो ठीक है ना, 10,000। अच्छा, इसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक लगाओ 20%। अब यहां रेंज कितना है? 5 लाख का रेंज है, 20% कितना हो? 5 लाख का 1 लाख। तुम देखो तो 16 लाख की इनकम थी, तुम कहां तक पहुंच गए? 10 लाख तक पहुंच गए। अब 10 से ऊपर कितनी इनकम है? 16। रेट क्या है? 30%। रेंज क्या है यहाँ पे? 10 से 16, 6 लाख। 6 लाख का 30%, 1,80,000। कितना आ गया? 290। कैलकुलेशन समझ आया? 180, 280 और 10, 290। समझ आया कैलकुलेशन? है, कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते। सुनिए क्या कह रही है, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को आप इनकम, या आप भी भविष्य में दो एक एक्सपर्ट होने के बाद कमिटेड टू बिकम टैक्स एक्सपर्ट है ना, तो कोशिश तो करूंगा कि तुम्हें टैक्स एक्सपर्ट बना दूं। तो जब तुम टैक्स एक्सपर्ट बन जाओगे तब अगर मैं कहूंगा कि भाई एक रेजिडेंट है 60 साल का, 16 लाख रुपए इनकम है, टैक्स बताओ, नॉर्मल इनकम है, तो तुम क्या कहोगे मालूम? सर 10 के ऊपर कितना है? 6, 6 का 30% होता है 180, उसमें जोड़ दो 1,10,000, तो हो गया 2,90,000, ये है टैक्स। मतलब
अरे मेरे भाई, जब भी 10 लाख के ऊपर इनकम जाएगी तो ये कहानी तो तुम बार बार रिपीट ही करोगे ना भाई। 10 लाख के ऊपर जब भी इनकम जाएगी तो ये रिपीट करोगे। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये आदमी याद कर लेता है कि 1,10,000 टैक्स, 10 लाख तक 1,10,000 आ रहा है। अब 10 के ऊपर 30% लगा के 1,10,000 जोड़ दो। यहां तक कि लोगों को यह भी याद हो जाता है, जैसे मान लो 7 लाख रुपए इनकम है इसकी, रेजिडेंट है 60 साल वाला, 7 लाख की इनकम है। तो लोग रट लेते हैं, अरे 5 लाख तक तो 10,000 है ना, 2 लाख पे 20% लगा दो, 40,000, 40 और 10, 50,000 रुपए टैक्स बना। ऐसे जबानी आप करने लग जाओगे प्रैक्टिस से। लेकिन उछल कूद मचाने से कुछ नहीं होगा, ये फ्लो आप धीरे धीरे चलाओ। जितना स्लो करोगे शुरुआत में, जितना स्लो करोगे उतना मजबूती उतनी आएगी और स्पीड बाद में उतना ही अच्छा बनेगा। तो अभी तुरंत आप शॉर्टकट मत लगाओ, अभी आप ऐसे ही चलाओ, ठीक है। ये हो गया पहली व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति पर आइए, नंबर 2। नंबर 2 में लिखिए इंडिविजुअल इंडिविजुअल रेसिडेंट। इंडिविजुअल रेसिडेंट 80 years or more during at any time at any time during the relevant previous year, at any time during the relevant previous। जैसे 60 वैसे 80। अगर 80 के नीचे है, 60 या उसके ऊपर है तो नंबर 1, 80 के ऊपर या 80 पहुंच गया तो नंबर 2। नंबर 2 वाले में क्या करते हैं, 5 लाख रुपए तक टैक्स जीरो है। पांच लाख से 10 लाख 20% का रेट है, और एबव ₹10 लाख 30%। हाँ जी, 5 लाख तक जीरो, 5 से ऊपर 20। जैसे मान लीजिए 6 लाख इनकम है तो 5 तक तो जीरो हो गया, 5 के ऊपर क्या, 1 लाख, 1 लाख पे 20%, 20,000, 8 लाख इनकम है, बताओ टैक्स बताओ। ये व्यक्ति है क्वेश्चन में, 8 लाख इनकम है, 5 लाख तक जीरो, ठीक है। बोलो बोलो बोलो, 3 लाख पे 20%, 60,000, ठीक है, करेक्ट। अरे बेटा, अभी ये फाइनल टैक्स लायबिलिटी, यही तो दिक्कत है। टैक्स रेट लगभग सब पूरे देश के व्यक्ति जानते हैं, पढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है। हाँ लगाएंगे, हेल्थ एजुकेशन सेस सरचार्ज सब सीखेंगे। अभी जितना पढ़ा रहा हूं उसके हिसाब से बताया करो नालायक। बताओ 8 लाख इनकम है तो है, हाँ हो गया 60,000। 9 लाख रुपए इनकम है, 80,000, वेरी गुड। 10 लाख रुपए इनकम है, लाख है तो 5 और 10 के बीच में 5 लाख फंस रहा है ना, 1 लाख, करेक्ट। 12 लाख रुपए इनकम है इसी की, 10 लाख रुपए तक 1 लाख हो गया, 10 लाख रुपए तक 1 लाख की इनकम, 12 लाख है यानी 2 लाख पे 60, 2 लाख पे 60,000, तो 1,60,000 हो गया।
इसी व्यक्ति की इनकम, मान लो एक इंडिविजुअल है 80 साल का और रेसिडेंट है हमारे देश का, इसकी इनकम है मान लो 65 लाख। टैक्स बताओ, अप टू 5 लाख, जीरो, 5 लाख से 10 लाख एट द रेट 20%, 1 लाख। ठीक है, 10 लाख से कहां तक है? 65 लाख एट द रेट 30%, 55 लाख रुपए। 10 के ऊपर 55 हुआ ना, 55 है, 16,50,000। तो कितना बन गया साहब? 17,50,000। वेरी गुड। 65 लाख पे क्या टैक्स है? 17,50,000। सरचार्ज वगैरह भी सीखेंगे क्या होता है, अभी तो आपने सुना भी नहीं है। चलो यहीं तक, ठीक है ना? यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? इसे नहीं करना है कॉपी भाई, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, आज शुरुआत में भी बताया, नोटिंग कॉपी करना है। बोलूंगा जो एग्जाम्पल कराऊंगा, ये एग्जाम्पल थोड़ी है, ये तो समझा रहा हूं। एग्जाम्पल लिखवाऊंगा, करवाऊंगा, अरे रुको, और ढेर सारे क्वेश्चन आंसर। अभी ये सब नहीं करो। यहां तक ठीक है बेटा? थर्ड, तीसरा नंबर, अदर इंडिविजुअल। अदर इंडिविजुअल्स, HUF, certain AOP BOI और आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, इनके लिए अदर इंडिविजुअल में कौन कौन आएंगे बेटा? जो नंबर 1 और नंबर 2 में नहीं आ रहे हैं, बताओ तो कौन नहीं आ रहे हैं नंबर 1 नंबर 2 में? अदर इंडिविजुअल में बोलो ना, हाँ तो ट्राई करो, नंबर 1 नंबर 2 में कौन नहीं आ रहे? गलत बोल रहे हो, सोचो। नंबर 1 नंबर 2 में जो नहीं आ रहे, बिलो 60, सिर्फ बिलो 60 नहीं आ रहे। देखो मैं बताता हूं, एक तो इसमें आ गया बिलो 60, तुम सही बोल रहे हो, बिलो 60, ठीक है, 60 ईयर। और ये बताओ कि जो नॉन रेजिडेंट है इंडिविजुअल, वो भी तो यहीं आए। अरे ये NRI नहीं बोलते, इसको मैंने कहा था ना, NRI नहीं वर्ड यूज करना। अभी NR, जो इंडिविजुअल NR है। देखो ना, नंबर 1 में अगर एक इंडिविजुअल है, नॉन रेजिडेंट है, 70 साल का है, नंबर 1 में थोड़ी आएगा, नंबर 2 में आएगा क्या? नहीं। तो फिर तीसरे नंबर पे आ गया ना अदर इंडिविजुअल। तो जितने भी नॉन रेजिडेंट हैं इंडिविजुअल, वो तीसरे नंबर पे आए, और जो रेजिडेंट हैं 60 साल के नीचे, वो भी तीसरे पे आए। HUF यहीं आ गया, सर्टेन AOP BOI जो मैंने बताया यहीं आ गया। आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन कौन होते हैं? जैसे आपका जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी आपके यूनिवर्सिटी हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, जिसे पार्लियामेंट ने या स्टेट लॉ ने बनाया है, स्टेट लॉ ने बनाया है, जैसे नेशनल इंश्योरेंस है, यूनिवर्सिटी है, ये सब आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन कहलाते हैं। क्लियर हुआ? मैंने बोला ना कि फाइनल में डिटेलिंग करनी होती है, पर्सन की परिभाषा में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको, और अभी तो हमने पढ़ ही लिया। इनके लिए क्या है? अप टू 250, 2.5 लाख, नील, 2.5 लाख से 5 लाख, 5%, 5 लाख, 10 लाख, 20%, एबव 10 लाख। ये लो, पर कॉपी क्यों नहीं किया? 60 ईयर्स लिखा है, ईयर्स, ईयर्स,
60 साल के नीचे, बिलो 60, बी बिलो, हाँ बिलो लिखा हुआ, वो है भाई, क्या करते हो, दो है ये देखो। अरे तो बोलता भी तो हूँ, बोलता भी तो हूँ लिखते समय, बिलो। और 10 लाख के ऊपर 30%, ये स्लैब है। बताओ, करो कॉपी करो। ठीक है, डन। एक चीज और लिखो, एग्जाम्पल इसके भी तो कर ही लोगे ना, 2.5 लाख तक जीरो, 3 लाख है तो 2.5 तक जीरो हो गया, तक जीरो हो गया तो 50,000 बचे, उस पर 5%। 4 लाख है तो 2.5 लाख तक जीरो हो गया, 4 लाख है तो 150, 1,50,000 बचा, 5%। 6 लाख है, 2.5 लाख तक जीरो, 2.5 से 5 कितना है, 2.5, 2.5 से 5 का क्या रेंज है, 2,50,000 से 5 लाख का क्या रेंज है, 2.5 लाख, 5%। और 5 के ऊपर कितना है, 1 लाख, 6 लाख अगर मैंने बोला तो 5 के ऊपर 1 लाख, उस पर 20%, इसी तरह चलाओगे। ठीक है, एक चीज और लिखो, जरूरी है, एग्जाम में ना ऐसे पूछेंगे एमसीक्यू, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, क्या शब्द आता है, लिखो नीचे, मैक्सिमम अमाउंट maximum amount which is not chargeable इसको मैं बोलूंगा बोलचाल की भाषा में, एग्जाम में भले ही यूज ना करो, बट बोलचाल की भाषा में बोलूंगा एमईएल, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट। मैं इसको बोलचाल की भाषा में बोलूंगा एमईएल, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, एमईएल मैक्सिमम, हाँ एमईएल मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल। ये जो हमने अप टू निल लिखा है ना बेटा, वही है एमईएल। तो जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स फॉर आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, जूरिडिकल पर्सन, आर्टिफिशियल जूरिडिकल पर्सन के लिए मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स क्या है, तो आप कहोगे 2.5 लाख, ये जो अप टू निल है। इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, 60 साल का है, एमईएल कितनी है, 2.5 लाख, 3 लाख, 3 लाख। नॉन रेजिडेंट 80 साल का है, एमईएल कितनी है, गलत, नॉन रेजिडेंट, पहले मेरे शब्द को नहीं पकड़ रहे हो, नॉन रेजिडेंट 80 साल का हो या 100 साल का हो, वो यहां आएगा तीसरे नंबर पे। हाँ तो उसकी एमईएल 2.5 लाख, करेक्ट, क्लियर हुआ। तो एमईएल क्या हो गया, जैसे एक इंडिविजुअल है, ऐसे लो, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, 60 ईयर और मोर है, तो इसके लिए एमईएल कितनी हो गई, 3 लाख। इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, 80 ईयर्स है और मोर है, एमईएल कितनी होगी इसके लिए, कितनी होगी एमईएल, 5 लाख। इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, बिलो 60 ईयर है,
इंडिविजुअल है, नॉन रेजिडेंट, चाहे कुछ भी है, जो HUF है ना, सर्टेन AOP, कोई है सर्टेन, आप छोड़ो ना, पढ़ोगे जब समय आएगा तो पढ़ोगे। AJP है, इन सब के लिए MEL कितनी है, 2.5 लाख, नोट करो। मैं आपको अभी, मैंने जो आपको टैक्स पढ़ाया वो बेसिक टैक्स है, नहीं जैसे बेसिक कंसेप्ट थे वैसे नहीं, ये बेसिक टैक्स है, मतलब कि इसके ऊपर, ये फाइनल टैक्स नहीं है, इसके ऊपर सरचार्ज भी लग सकता है और हेल्थ एजुकेशन सेस भी लगाया जाता है। इनको जोड़ने के बाद फाइनल टैक्स बनता है। रिबेट भी मिल जाता है कई बार, तो रिबेट को घटाने के बाद ये जो आपने अभी सीखा ना वर्कआउट करना, बेसिक टैक्स सीखा है, दैट इज ओनली बेसिक टैक्स। इसके ऊपर सरचार्ज जुड़ेगा, हमेशा नहीं, देखेंगे कब जुड़ेगा। इसके ऊपर सरचार्ज जुड़ेगा, इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जुड़ेगा, सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जुड़ेगा, रिबेट इसमें से माइनस किया जाएगा, नहीं नहीं अमाउंट से नहीं, बेसिक टैक्स जो आपने कैलकुलेट किया, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये लीजिए, ये जो इंडिविजुअल है 65 लाख रुपए इनकम है, तो आपने जो 17,50,000 निकाला, इट इज नॉट फाइनल टैक्स, इट इज बेसिक टैक्स। इसके ऊपर अभी सरचार्ज हमें ऐड करना है, हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड करना है। उसी तरह कुछ केसेस में मुझे इस बेसिक टैक्स में से रिबेट माइनस करना है, फिर हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड करना है। तो मेरे कहने का अर्थ दोस्त ये है कि अभी जो आपने निकाला ये सिर्फ एक बेसिक टैक्स का फंडा था, इसके ऊपर सरचार्ज हेल्थ एजुकेशन सेस वो सब भी हमारे काम का है, जो अभी अधूरा है, अभी हमने कंप्लीट नहीं किया। हमें धीरे धीरे चलना है, स्पीड नहीं पकड़नी, बहुत कम पढ़ना है शुरुआत में, धीरे धीरे पढ़ना है, चबाना ज्यादा है, खाना कम है, चबाना ज्यादा है। जो भी पढ़ाऊं उसे आप खूब याद करो, शुरुआत में खूब याद करो, 2 बार 3 बार घर पे पढ़ो, अगली क्लास में पिछले दोनों क्लास की चीजें याद होनी चाहिए। एकदम से सर नहीं घूम जाना चाहिए कि यार एडवांस टैक्स के बारे में तो कभी सुना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर सुना है, थोड़ा बहुत तो सुना है। इसीलिए देखिए ये जो आपको शुरुआत की 2-3 क्लास दी जाती है वो आपको दे दी जाती है कि आप इसे पढ़ें, सुने, यूट्यूब पे 2 बार सुने, 3 बार सुने, 4 बार सुने, इसीलिए दी जाती है। रीजन क्या है कि आप बार बार सुने, इसे याद करना है हमें। ये शुरुआती चीजें हैं जो फाउंडेशन, जो हम फाउंडेशन, आपकी फाउंडेशन की बात नहीं कर रहे हो, तुम पास करके आ गए, जो हाँ बिल्ड करता है, जो फाउंडेशन बिल्ड करेगा आपके टैक्स का। ठीक है, अभी हमने कोई एग्जाम्पल नहीं कराए, नेक्स्ट क्लास में होमवर्क कुछ नहीं, कोई होमवर्क नहीं, छोटी क्लास रखेंगे, छोटी क्लास रखेंगे। मौज है ना तुम्हारे, और पढ़ लो। आज हमने कुछ नहीं सीखा, बस स्लैब रेट सीखा, लेकिन जो खास चीज सीखी वो बार बार याद करना कि TTI के 2 हिस्से होते हैं, स्पेशल इनकम, नॉर्मल इनकम। ये खास चीज जो है, कौन कौन सी होती है स्पेशल इनकम, वो हमें अभी नहीं पता है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे। लेकिन स्पेशल इनकम पे जो टैक्स लगता है वो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शंस में लिखे होते हैं, और वो चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे HUF हो, चाहे 60 साल के हो, चाहे 80 साल के हो, चाहे रेजिडेंट हो कि नॉन रेजिडेंट हो, कंपनी हो, फर्म हो, कौन हो, मतलब नहीं है, जो टैक्स रेट उसमें लिखा है वही लगेगा। नॉर्मल इनकम पर फाइनेंस एक्ट हर साल अपनी रेट बताता है, बदल भी सकता है, नहीं भी बदल सकता है, वो तो फाइनेंस बिल पे निर्भर करेगा, बजट पे निर्भर करेगा, सरकार पे निर्भर करेगा।
और उसमें लिखा होता है, और उसमें से भी हमने अभी पूरा नहीं पढ़ा, सिर्फ इंडिविजुअल का पढ़ा है, एचयूएफ का पढ़ा है, और कुछ एओपी बीवाई और एजेपी के लिए पढ़ा है। कंपनी का क्या लगेगा वो नहीं पढ़ा, फॉर्म का क्या लगेगा वो नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे। एमसीक्यू के लिए तो पढ़ना ही पड़ता है, वो सब भी आता है, तो वो सब हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमने इतना ही पढ़ा है सिर्फ। और शुरुआत में जो आपको मैंने हाफ एन आवर दिया, शुरुआत वाले जो आधे घंटे हमने लगाए, जो जबरदस्त बेसिक कंसेप्ट का बचा हुआ पार्ट कराया, वो अच्छे से याद कीजिए। बेसिक कंसेप्ट का बचा हुआ पार्ट की पहला जो टेस्ट होता है, आज घर जाके तुरंत रिवाइज करोगे ना, याद रहेगा। पहला टेस्ट होता है कि इनकम है कि नहीं, रिसीट हमारी इनकम है कि नहीं, सेक्शन 224 में लिखा होता है इनकम अगर है तो इंडिया में टैक्सेबल है कि नहीं, उसके लिए हमें रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 579 DTAA। उसके बाद अगर हमें पता चल गया इंडिया में टैक्सेबल है तो क्लासिफिकेशन करते हैं 5 हेड्स। 5 हेड्स की क्लासिफिकेशन में करने के बाद टैक्सेबल इनकम निकालने जब लगते हैं तो एग्जम्पशन, क्लबिंग, सेट ऑफ लगाते हैं, फिर आता है ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद डिडक्शन देते हैं, टोटल टैक्सेबल इनकम, उस पर टैक्स रेट आता है, उसमें फिर स्पेशल इनकम अलग, नॉर्मल इनकम अलग। तो ये पूरा एक फ्लो चलेगा। और ये बार बार देखो, अभी तो आपको कॉम्प्लिकेटेड जैसा लगेगा, यार बहुत कुछ बोल दिया हमने, लेकिन जब आप इसे रिपीट करोगे बार बार तो एकदम फ्लो आपके माइंड में, अंदर खून में चला जाएगा, फिर आसान चीजें याद रहेंगी। चलिए, हाँ, कोई एग्जाम्पल नहीं कराया, कोई क्वेश्चन नहीं कराया, ठीक है, बस ये नोटिंग तो आप कर ही चुके हो। इसके आगे हम करेंगे नेक्स्ट क्लास, छोटी क्लास, फिर मिलते हैं।